यो हरियाणा से प्रधान यहाँ पर मरोड़ काढ़ी जाती है। चौक चौराहों पर किसी ताऊ से पूछिए तो इसी दबंगई में जवाब देते हैं। लेकिन चुनाव है, अप्रत्याशित है। लग रहा था कांग्रेसियों को कि भाजपा की मरोड़ काढ़ी जाएगी, पर हो गया उलट। Brought to you by Sensodyne K and I10. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। सारे एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि राज्य में कांग्रेस की वापसी लगभग तय है। कांग्रेस का एक बड़ा खेमा मान रहा था कि इस वापसी का तात्पर्य है कि 10 बरस के वनवास के बाद भूपेंद्र हुड्डा की ताजपोशी तय है। लेकिन इसी गफलत में, इसी ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में निपट गई। पिछले चुनाव से तुलना करेंगे तो शाबाशी के लिए पीठ थपथपा सकते हैं। क्यों? 2014 में कांग्रेस पार्टी 10 बरस की सत्ता के बाद 15 सीटों पर सिमटी थी और मुख्य विपक्षी दल भी नहीं थी। ये तमगा मिला था इंडियन नेशनल लोकदल को, जिसने 19 सीटें जीती थी, जबकि सत्ता में काबिज हुई थी नरेंद्र मोदी की लहर पर सवार भारतीय जनता पार्टी 47 सीटें हासिल करके। 5 बरस बीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तब मंजर बदला हुआ था। 90 विधानसभा सीटें, बहुमत के लिए चाहिए 46, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठिठक गई 40 पर। 35 बनाम 1 का नारा कुछ फीका पड़ गया। कांग्रेस पार्टी खुद अपने अनुमानों को धता बताते हुए 31 सीटों तक पहुंच गई और नई नवेली INLD से अलग होकर बनी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी। जननायक ये मॉनिकर, ये संबोधन इस्तेमाल किया जाता था चौधरी देवीलाल के लिए, जो हरियाणा से निकले कद्दावर नेता थे और देश के उप प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। तो उनके नाम पर बनी इस जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें हासिल की और चुनाव के बाद JJP BJP का गठजोड़ हुआ और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने और मनोहर लाल खट्टर, जो 2014 में सत्ता पर काबिज हुए थे, उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री कंटिन्यू किया। लेकिन लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मनोहर लाल का इस्तीफा होता है और अंबाला शहर की राजनीति करने वाले, अंबाला जिले की राजनीति करने वाले, मिर्जापुर माजरा के रहने वाले, OBC समाज से आने वाले नायब सैनी बनते हैं मुख्यमंत्री। समय का फेर देखिए, जो नायब सैनी 2016 में खट्टर सरकार में राज्य मंत्री के पद तक पहुंचते हैं, वही 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद बनते हैं और कुछ ही बरस में बनते हैं मुख्यमंत्री। इन सब की पृष्ठभूमि के साथ हरियाणा दाखिल होता है 2024 के लोकसभा के समर में। 10 सीटों का नतीजा आता है और बीजेपी की टैली 10 से घटकर 5 पर आ जाती है और 5 पर कांग्रेस। यानी लोकसभा चुनाव ने यह तय कर लिया था कि विधानसभा में मुकाबला जोरदार होगा, इसलिए सबकी निगाहें थीं। फिर लोगों को यह भी अंदाजा लग रहा था कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है राज्य सरकार की। अग्निवीर के मुद्दे पर छात्र और नौजवान नाराज हैं। इसके अलावा पोर्टल सरकार का बार बार उलाहना दिया जा रहा था और उसके बिना पे कहा जा रहा था कि जनता नाराज है। ई-गवर्नेंस के नाम पर परेशान होकर कहा यह भी जा रहा था कि किसान आंदोलन के चलते किसान नाराज हैं और महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन के चलते खिलाड़ी नाराज हैं। कुल मिलाकर सब तरफ नाराजगी का माहौल बताया जा रहा था। लेकिन नाराज कौन था असल में? क्या ये कुमारी शैलजा थी, जो कांग्रेस की सिरसा से सांसद हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष थी? तो भूपेंद्र हुड्डा के खेमे ने उन्हें जिलाध्यक्ष तक नियुक्त नहीं करने दिए थे। क्या ये ऐसे नेता थे जो एक एक करके पार्टी छोड़कर गए, मसलन 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान राव इंद्रजीत सिंह, या फिर 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़कर गई किरण चौधरी, जो अब राज्यसभा की सांसद हैं? यहाँ राज्यसभा एक महत्वपूर्ण शब्द है, क्योंकि ये अजय माकन का राज्यसभा का चुनाव ही था जहाँ पर किरण चौधरी ने अपने बगावती तेवर दिखाए थे। भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी आलाकमान के सामने अपने नंबर बनाए थे। यानी कि ये इंश्योर किया था कि जब 90 सीटों के लिए टिकट बटे तो सबसे ज़्यादा चौधर उनकी कायम रहे। लेकिन अब जब नतीजे आ गए हैं तब ये स्पष्ट है कि बीजेपी बड़ी चतुराई के साथ इसे भूपेंद्र हुड्डा के 2004 से 2014 के कार्यकाल पर एक जनमत संग्रह में तब्दील करने में कामयाब रही है। नायब सैनी नए नवेले हैं, उनका पूरे राज्य में असर नहीं, लेकिन बीजेपी का संगठन
और संघ के आनुषंगिक संगठन सभी जगह मौजूद हैं। बीजेपी ये मैसेज देने में भी कामयाब रही कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो वो भूपेंद्र हुड्डा की सरकार होगी, और प्रच्छन्न नारा ये कि वो जाट सरकार होगी या रोहतक, सोनीपत, पानीपत की सरकार होगी। वैसे सोनीपत का जिक्र आया है तो बता दें कि कुल सीटें 6 हैं। कांग्रेस ने पिछली दफा 4 जीती थी, लेकिन इस दफा 5 सीटों पर हारी है। देशवाली की सीटें, अहिरवाल की सीटें, बांगड़ की सीटें और जीटी रोड की सीटें, इन सब पर आएंगे। लेकिन फिलहाल लब्बुल लुआब ये है कि राज्य में कीर्तिमान गढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी पार्टी बन गई है जो 1 नवंबर 1966 में राज्य के गठन के बाद से अब तक पहली बार सत्ता में आने की हैट्रिक बना चुकी है। जी, 2014 में 47 सीटें, 2019 में 40 सीटें, और अब जब हम 2024 के रुझान और नतीजे देख रहे हैं तो बीजेपी 48 सीटों पर है, यानी उसे पिछले चुनाव के मुकाबले 8 सीटों का फायदा हुआ है। टैली पर नजर डालिए। कांग्रेस जो पिछली बार 31 सीटों पर थी, जिसमें एक कुलदीप बिश्नोई नाराज होकर चले गए थे और उनके बेटे भव्य बिश्नोई इस बार भाजपा से चुनाव लड़े अदमपुर से और हार गए, जिस सीट पर 5 दशक से ज्यादा से भजनलाल परिवार का कब्जा था। और किरण चौधरी जो पार्टी छोड़कर चली गई हैं, और उनकी बेटी श्रुति चौधरी तोशाम से चुनाव लड़ी और कांग्रेस के अनिरुद्ध चौधरी को हराकर जीत गई। तो वो 31 का जो नंबर था वो प्रभावी होकर 29 का ही रह गया था। लेकिन इस चुनाव में वो कितनी सीटें जीते हैं? 36 सीटें जीत चुके हैं, 1 पर आगे हैं, यानी टैली पहुंचती है 37 पर। 2 आई आईएनएलडी के हिस्से में, इसमें एक सीट है डबवाली की और दूसरी सीट है रानिया की, यानी चौटाला परिवार से एक और व्यक्ति एक बार फिर से विधानसभा पहुंचने में सफल रहा है। नाम अर्जुन चौटाला, आईएनएलडी के टिकट पर। इसके अलावा 3 निर्दलियों ने भी चुनाव जीता है, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण निर्दलीय है, ये हैं हिसार से आने वाली सावित्री जिंदल, जो कि कुरुक्षेत्र के भाजपा सांसद नवीन जिंदल की माताजी हैं। इन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिला था, इन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा और बीजेपी के नेता और सैनी सरकार में मंत्री कमल गुप्ता को हराने में एक बड़े मार्जिन से कामयाब रही। इसके अलावा बहादुरगढ़ से राजन जून और देवेंद्र कादियान, ये 2 और नाम हैं जो निर्दलीय के तौर पर आए हैं। इसमें कादियान को भी भाजपा का बागी बताया जा रहा है, यानी कि बीजेपी इफेक्टिवली अपनी टैली 50 के हल्ले पल्ले बता सकती है। अब हो रहा है घमासान राजनीतिक प्रेक्षकों के बीच कि गलती कहां हुई चुनाव पढ़ने में। अलग अलग फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, ये टटोलने की कोशिश की जा रही है कि 40% और 39% यानी 1% में खेल इतना कैसे बदल गया कि फर्क 10 से 11 सीटों का आ गया। एक एक करके समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताएं कि 8 अक्टूबर 2024 के दिन की शुरुआत कैसे हुई। टीवी स्क्रीन पर शुरुआती रुझान आए तो बताया गया कि कांग्रेस 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ रही है। लोग तुलना करने लगे कि क्या 2005 के आंकड़े को कांग्रेस पार कर पाएगी, जब 65-67 सीटें जीती थी। लेकिन कुछ ही घंटों में माजरा बदल गया, टैली बदलने लगी। बीजेपी पहले बराबर पर आई, फिर निर्णायक मोड़ पर। हालांकि बीच बीच में प्रेस वालों को बुलाकर भूपेंद्र हुड्डा, जो कि विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता थे, वो दावा करते रहे कि ईसीआई अपने डेटा को अपडेट नहीं कर रहा है, हमें कई सीटों से अपने प्रत्याशियों के जीतने की खबर मिल रही है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अब तक कुमारी शैलजा भी यही खम ठोक रही थी, पर कुछ ही घंटों में कांग्रेस की ऑफिशियल शिकायत से इतर ये स्पष्ट हो गया कि मुस्कुराने की बारी दिल्ली और चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। ढोल वालों ने पता बदल लिया और मिठाई वालों ने ठिकाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी को बधाई दे दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने महासचिवों की बैठक बुला ली और पार्टी के प्रभारी महासचिव और नरेंद्र मोदी सरकार में जो मंत्री हैं, ऐसे तमाम नेताओं को जिनको हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई थी, नए सिरे से उनकी पीठ थपथपाई जाने लगी। इन सब के बीच जिस एक नाम पर लोगों का ध्यान गया वो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो कि नरेंद्र मोदी सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। कहा गया कि ये धर्मेंद्र प्रधान की ही कीमियागिरी है, उन्हीं का रणनीतिक कौशल है जो तमाम अवरोधों को धता बताते हुए भाजपा सत्ता की हैट्रिक लगाने में कामयाब हुई। फिर जब यही धर्मेंद्र प्रधान मनोहर लाल के पास पहुंचे तो कहा गया कि पर्दे के पीछे से
बीजेपी के संगठन मंत्री रहे, बीजेपी की तरफ से 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे। मनोहर लाल ने भी खूब निशाने साधे और अब परिणाम सामने है। नायब सैनी भी मनोहर लाल की ही पसंद बताए जाते हैं। राजनीति में जीत का यही मान होता है, नायकों को खोजा जाता है, तराशा जाता है और उनके सर पर सेहरा बांधा जाता है, और जो पराजित होते हैं वो अगर मगर की डगर पकड़ते हैं। पर असल में हरियाणा में हुआ क्या, एक एक करके समझते हैं। पहला बिंदु जो हमारे साथियों ने जिसकी तरफ ध्यान दिलाया वो है जाट और एंटी जाट की गोलबंदी। जाट समाज अलग अलग आंकड़ों में कहीं 22 से 24% बताया जाता है, कहीं 27 से 28% बताया जाता है। कहा गया कि इसमें बीजेपी ने कुछ कम टिकट दिए, 16 के लगभग टिकट दिए, कांग्रेस ने ज्यादा टिकट दिए, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो ये बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिखे विनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात जो कही गई वो ये कि जो खाटी जाट बेल्ट है, चाहे वो बांगड़ की बेल्ट हो जिसमें सिरसा, फतेहाबाद और भिवानी और हिसार जैसे इलाके आते हैं, या देशवाली की बेल्ट हो जिसमें रोहतक, झज्जर, सोनीपत और पानीपत जैसे इलाके आते हैं, यहां पर कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन को नहीं दोहरा पाई। कांग्रेस को यह उम्मीद थी कि जेजेपी की सीटों पर भी वो काबिज हो पाएगी और अपनी सीटें तो बरकरार रखेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने विधायकों को राज्यसभा चुनाव समेत 5 वर्ष की वफादारी का जो टिकट लौटाकर इनाम दिया वो उन पर भारी पड़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 90 में लगभग 60 के लगभग अपने टिकट चेंज किए, यानी एंटी इनकम्बेंसी को लोकल लेवल पर नलीफाई करने की कोशिश की, जो कामयाब दिखी। 35 बनाम 1 या 36 बिरादरी मामला क्या है? मोटा माटी माना जाता है कि हरियाणा में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। संख्या बल के हिसाब से सबसे ज़्यादा जाट समाज के लोग हैं, उसके बाद दलित समाज के लोग हैं। हालांकि कुमारी शैलजा की माने, जो उन्होंने ललन टॉप के इंटरव्यू में भी कहा, तो दलित समाज के लोग भी जाट समाज के बराबर ही बैठते हैं। इसके बाद संख्या महीट समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं और 40-45% के लगभग ओबीसी समाज के लोग हैं। यही वो ओबीसी समाज है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा नज़र रखी। अब नतीजा सामने है। ये तो जातीय गोलबंदी की बात हो गई। दूसरी बात जो कभी कांग्रेस के हक में जाती थी वो ये है कि यहाँ पर हर समाज का एक एक नेता होता था जो मुख्यमंत्री के अनाउंसमेंट से पहले तक मुख्यमंत्री का दावेदार हुआ करता था। अहिरवाल में जाते थे तो कैप्टन अजय यादव या राव इंद्रजीत सिंह हुआ करते थे। भिवानी वाली बेल्ट में जाते थे तो किरण चौधरी का, उनके परिवार का, बंसीलाल की लेगेसी की वजह से दावा होता था। हिसार की तरफ जाते थे तो बिश्नोई परिवार का दावा होता था। रोहतक की तरफ आते थे तो भूपेंद्र हुड्डा का दावा होता था। और अंबाला की तरफ चले जाते थे तो होता था दावा कुमारी शैलजा का। यानी दलित समाज, यादव समाज, बिश्नोई समाज और जाट समाज के भी तमाम खेमे, फिर चाहे कैथल से लड़ने वाले रणदीप सुरजेवाला हों, जिनकी रैली में सोनिया गांधी कहकर आती थी कि इनको चुनाव जिताइए, हम इनको कुछ बड़ा पद देंगे, और उस दम पे वो चौटाला परिवार के दिग्गजों को भी धूल चटाने में कामयाब होते थे। पर वो साल दूसरा था। कांग्रेस एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, पर पिछले 5-10 साल में जिस तरीके से कांग्रेस ने संगठन के स्तर पर या नैरेटिव के स्तर पर शेप लिया, शक्ल ली, तो ये तय हो गया कि जो भूपेंद्र हुड्डा पंजाबी, वैश्य और तमाम गैर जाट समाज के नेता माने जाते हैं और जिसके दम पर वो चौधरी देवीलाल को लगातार 3 बार रोहतक से लोकसभा सीट हराने की दम रखते हैं, वही जाट समाज का सबसे बड़ा चेहरा हो गए। और अंततः यही कांग्रेस के खिलाफ गया। ये कितना खिलाफ गया? यूं देखिए कि जिस 65-68% दलितों ने हरियाणा के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस को चुना था, उन्हीं ने इस बार भाजपा को प्रेफरेंस दी। हाल ये हुआ कि जिन उदयवान को होडल की सुरक्षित सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव लड़वाया गया था, वो अपनी ही सीट पर हार गए। प्रदेश अध्यक्ष अपना चुनाव हार गए कांग्रेस के। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि जमीन पर कांग्रेस की क्या स्थिति थी। कांग्रेस अहिरवाल में भी इस भरोसे बैठी हुई थी। ये इलाका आता है जिसमें गुड़गांव, फरीदाबाद को भी दक्षिणी हरियाणा में जोड़ लें अगर, जिसका एक और नाम है। इसके अलावा रेवाड़ी का इलाका है, मेवात का इलाका, महेंद्रगढ़ का इलाका, कि नाराजगी होगी, राव इंद्रजीत सिंह के कहे पे कुछ टिकट मिले भाजपा वालों को, इन सब के बिना पर उन्हें लग रहा था कि हम वैतरणी पार कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस यहाँ पर बुरी तरह पस्त रही। बीजेपी ने गैर जाट का नारा दिया और जहाँ सूट किया वहाँ पर किरण चौधरी की लेगेसी का भी नारा बुलंद किया। तो दलित कार्ड, और इसमें भी जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कुमारी शैलजा की नाराजगी।
कुमारी शैलजा एक ऐसे परिवार से आती हैं जो पिछले 4-5 दशक से राजनीति में सक्रिय है। उनके पिता न सिर्फ सांसद रहे बल्कि केंद्र की सरकार में मंत्री भी रहे और जब 1987-88 में उनका निधन होता है उसके बाद कुमारी शैलजा राजीव गांधी के कहने पर, उन्होंने अभी पंजाब यूनिवर्सिटी से अपनी एमफिल की पढ़ाई पूरी की थी, राजनीति में आती हैं, बाई इलेक्शन लड़ती हैं और हार जाती हैं क्योंकि ये 87 के बाद का हरियाणा था और यहाँ पर चौधरी देवीलाल की धूम थी। 1991 में वो एक बार फिर से चुनाव लड़ती हैं, लोकसभा में पहुंचती हैं और नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री बनती हैं। तो शैलजा खुद पूरे दलित समाज की नेता हो ना हो, शैलजा हरियाणा की पूरे नेता हो ना हो, लेकिन शैलजा इस चुनाव में सांकेतिक रूप से एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुड्डा गुट को लगा कि उन्होंने पलटवार किया, अशोक तंवर को पार्टी ज्वाइन करा के, जिसके पीछे अजय माकन का गुणागणित था, लेकिन ये बहुत देर से था और कतई असर नहीं कर पाया। तो एक जाति गोलबंदी मैंने आपको बताई जाट बनाम गैर जाट की, दूसरी गोलबंदी मैंने आपको बताई दलित समाज की। जाति गोलबंदियों से इतर अगर बात करें तो कुछ मुद्दे हैं जो प्रभावी रहे। मनोहर लाल सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाती रही और यहाँ पे मैं भूल नहीं कर रहा हूँ कि नायब सैनी सरकार नहीं बोलूँगा कि 9.5 साल भर्ती के जो थे वो मनोहर लाल सरकार के थे कि ये ग्रुप डी की जो भी भर्तियां रही सब में घर बैठे ऑफर लेटर पहुंचे, पर्ची नहीं चली। अब ये पर्ची नहीं चली का क्या मतलब है? इस मतलब को समझने के लिए आपको ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी के राज और भूपेंद्र हुड्डा के राज और उस पर लगे विपक्ष के इल्जामों पर जाना पड़ेगा। जब ये कहा जाता था कि सरकारी नौकरियों में भर्तियां पारदर्शी ढंग से नहीं होती थी, बीजेपी ने लगातार इस मुद्दे को भुनाया और इसके दम पर, इस यकीन के दम पर कि युवा उनकी बात पर भरोसा करेंगे, उन्होंने बार बार याद दिलाया कि जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब भर्तियों का क्या आलम था। ऐसा नहीं है कि सरकारी भर्ती की तैयारी करने वाले सभी युवा इस सरकार से बहुत खुश हैं, लेकिन अंततः जनादेश से ये तय होता है कि खुशी और दुख का सूचकांक कांटा कहाँ टिकता है। बात की जा रही थी कि किसानों के आंदोलन की नाराजगी है, लेकिन इसको लेकर भी आप रावण जी समेत तमाम अगर नेताओं के बयान पढ़ें तो कहा गया कि ये जीटी रोड के किसान हैं, ये जाट किसान हैं या कौन है। खिलाड़ियों की नाराजगी को भी महिला अस्मिता से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। इस मुद्दे को और क्वांटिफाई करने के लिए फिर कांग्रेस ने अपने 7 घोषणा पत्र के जो वचन थे उसमें यह ऐलान भी किया कि हम महिलाओं को 2,000 रुपये प्रति माह देंगे। बीजेपी ने काउंटर दिया, कहा 2,100 रुपये देंगे। अब यहां पर खेल था संगठन और अपने नारे को बूथ तक पहुंचाने का, और जाहिर तौर पर कांग्रेस इसमें बहुत सफल नहीं रही। हमारे सामने छत्तीसगढ़ का एक एग्जाम्पल है जहां पर भूपेश बघेल सरकार लोकप्रिय सरकार दिख रही थी, धान के किसान उससे खुश नजर आ रहे थे, लेकिन ट्रंप कार्ड बीजेपी ने चला महतारी वंदन योजना के नाम पर, और सिर्फ योजना का ऐलान नहीं किया बल्कि हर विधानसभा में 65 से 70 हजार के लगभग फॉर्म भरवाए, यानी मैसेज को डिलीवर करने में भी कामयाब रही। कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र हुड्डा के करिश्मे के भरोसे रही, इसीलिए गांधी परिवार भी सीमित रूप से सक्रिय नजर आया और जो हुड्डा से इतर खेमे थे वो अपने अपने गढ़ अपनी अपनी सीट में समटे रहे। मसलन कैथल की सीट पर आदित्य सुरजेवाला के पिता रणदीप सुरजेवाला, आदित्य सुरजेवाला चुनाव जीत गए हैं। सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी पॉलिटिकल डेब्यू करने में कामयाब रही है, लेकिन इन सारे नेताओं ने दूसरी सीटों पर दिलचस्पी नहीं दिखाई। कुमारी शैलजा भी सिरसा और अंबाला की कुछ एक सीटों में ही दिलचस्पी दिखाती नजर आई। यानी बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे थी कांग्रेस, लेकिन वो अपनी इन फाइटिंग को नहीं समेट पाई। और आखिरी में खेल है संगठन का, और संगठन के मामले पर बाजी मात रही कांग्रेस की, क्योंकि वहां तो जिलाध्यक्ष भी नहीं है पिछले 4 अध्यक्षों के कार्यकाल से। कांग्रेस को लग रहा था कि जनता बहुत नाराज है और इसलिए बीजेपी के खिलाफ जो वोटर है वो अपने आप बूथ तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिर उनके हलकों में कहा गया 5 तारीख की पोलिंग के बाद, 5 अक्टूबर की पोलिंग के बाद कि मतदान कुछ कम रह गया, लेकिन अपने अंदरूनी सर्वेक्षणों में वो 55-60 से नीचे आने को तैयार नहीं थे। लेकिन जनता है, ये अपने मतादेश से, अपने जनादेश से किसी को भी नीचे ऊपर ला सकती है, और जब ये लाती है तब क्या होता है। 4.5 साल तक डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला उचाना कला की सीट पर 5वें नंबर पर पहुंच जाते हैं, अपनी जमानत जब्त करवा बैठते हैं।
अभय चौटाला एलानाबाद की सीट से बुरी तरह हारते हैं। एक अर्जुन चौटाला पहुंच गए हैं, वरना रोड़ी से चुनाव जीते चौधरी देवीलाल के बाद की जो परंपरा थी वो खतरे में थी इस परिवार के लिए। और क्या होता है, राव इंद्रजीत सिंह कद्दावर नेता, उनकी बेटी आरती राव अटेली की सीट से बमुश्किल चुनाव जीत पाती हैं, आखिरी के चरणों में जाकर लीड कायम कर पाती हैं। आदमपुर से जैसा जिक्र किया, भव्य बिश्नोई अपना गढ़ गंवा बैठते हैं और तोशाम में श्रुति चौधरी अपनी माताजी के गढ़ को परिवारजन के ही खिलाफ जीत कर, अनिरुद्ध चौधरी उन्हीं के परिवार से आते हैं, बंसीलाल के परिवार का ही यहाँ पर आपसी झगड़ा था, सीट जीतने में कामयाब होते हैं। राजनीति का खेल ऐसा ही है। बीजेपी सत्ता में लौट रही है, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पंचकूला की सीट से हार जाते हैं और जो भव्य बिश्नोई वहां हारे, उनके ताऊजी चंद्रमोहन चुनाव जीतने में कामयाब हो जाते हैं उस पंचकूला की सीट से। पहले कालका से विधायक रहे और हुड्डा सरकार में उप मुख्यमंत्री भी रहे। कद्दावर नेता हारते हैं, कद्दावर नेता जीतते हैं। कोई कोई जनता को कोसता है और कोई कोई पूछता है जलेबी कहाँ है। जलेबी जिनको खोजनी थी वो खोजते रहें, हम आपको बताते हैं नेताओं के बयान। तंत्र एक अलग चीज होती है, तंत्र का कितना रोल है इसकी जांच करेंगे हम, क्योंकि बहुत सारी सीटें थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी वोटों से आ रहे हैं और कई जगह से शिकायतें भी मिली हैं, कहीं बैटरी की शिकायत मिली है, कोई मिली है, और जिस प्रकार से लोडिंग हुई है, मतलब डिले वो हुई है, उसके हिसाब से भी है। लेकिन नहीं आओ, वो हमारे जो है AICC वाले इलेक्शन कमीशन मिलेंगे, सारी बात कहेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, आश्चर्यचकित हुई। बहुत बहुत ज्यादा निराशा हुई है। आप सब वर्कर्स को देखिए, इतने समय से ये लगे हुए थे, ऐसे समय में जब कोई खड़ा होता नहीं नजर आता था। राहुल जी का संदेश लेकर हम गांव-गांव ठंड में, कड़ाके की ठंड में, कड़कती धूप में, सब जगह हमारे वर्कर फैले, एक संदेश लेकर गए, मेहनत की जमीन पर। लेकिन आज जब ऐसा नतीजा आता है, इनकी मेहनत पर, इनके पसीने पर, इनके खून पर पानी फिरा है, ये इस चीज को पार्टी को देखना पड़ेगा। जो भी चीज, मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। जनता का बहुत बहुत आभार, कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई, मोदी जी का नेतृत्व, और मैं तो यही कहूँगा, न बटे न कटे, एकजुट होकर पड़े। जवान हो, किसान हो, पहलवान हो, महिला हो, मजदूर हो, मतदान के दिन सब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े। हरियाणा के इस सबक के साथ कि अति आत्मविश्वास आत्मघाती होता है, अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए। यहां एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक ही नतीजे देखने को मिले। लगभग कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और माकपा के गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन आप इस टोटल टैली से कंफ्यूज मत हो, क्योंकि सत्य यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बड़ी जीत दर्ज की, वहीं कांग्रेस बुरी तरह हारी है ज़्यादातर सीटों पर। अभी जब हम टैली का ब्रेकअप बताएंगे तब आपको समझ में आएगी बात। भारतीय जनता पार्टी, उसे 29 सीटें मिली हैं। महबूबा मुफ्ती की PDP 3 सीटों पर सिमट गई है। इसके अलावा 7 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। सरप्राइजिंग है, आम आदमी पार्टी का डेब्यू, वो 1 सीटों पर जीती है। डोडा से आपके महराज मलिक ने 4538 वोटों से जीत दर्ज की। केजरीवाल ने फौरन कह भी दिया, 5वें राज्य में विधायक बनने पर अपनी पार्टी की बधाई। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद एक चुनी हुई सरकार बनने वाली है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हुए और अब नतीजों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, लोगों ने साबित कर दिया कि वे 5 अगस्त 2019 के फैसले को मंजूर नहीं करेंगे। अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला अगले मुख्यमंत्री होंगे। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज वीक होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में किसको देखेंगे?
सीएम कैंडिडेट? मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। उमर अब्दुल्ला पहले भी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जनवरी 2009 से जनवरी 2015 तक वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष भी हैं। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो बारामूला की सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार इंजीनियर रशीद से 2 लाख से ज्यादा वोटों से हार गए थे। उमर अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। उनके दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के कई दफा मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उमर 2 सीटों पर चुनाव लड़े थे, बडगाम और गांदरबल, और दोनों ही सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की है। गांदरबल अब्दुल्ला परिवार का परंपरागत गढ़ माना जाता है। इस सीट से उनके दादा शेख अब्दुल्ला और पिता फारूक अब्दुल्ला भी विधायक रह चुके हैं। 1977 से लेकर अब तक विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक बार इस सीट पर हारी है। परंपरागत गढ़ की बात कर रहे हैं तो अब पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के परिवार और उनके गढ़ बिजबेहरा की तरफ चलते हैं, जहां से उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती अपने पॉलिटिकल डेब्यू में नाकाम साबित हुई। श्री गुफारा बिजबेहरा सीट, इल्तिजा पहली बार यहां से चुनाव लड़ रही थी। ये अनंतनाग का इलाका है। ये मुफ्ती मोहम्मद सईद का गढ़ माना जाता है। और ये सीट कब से गढ़ है मुफ्ती परिवार का? तब से जब अनंतनाग की राजनीति कर रहे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और तब भी जब वो कांग्रेस से खफा होकर कांग्रेस एनसी के गठजोड़ के चलते जनता दल में चले गए थे, और तब भी जब उन्होंने वापसी की, और तब भी जब उन्होंने पीडीपी बनाई। लेकिन इल्तिजा इस पूरे जोड़ को लोगों को याद नहीं दिला पाई। हालांकि उन्होंने बाद में कहा हार के कि बिजबेहरा के लोगों से जो प्यार मिला वो हमेशा साथ रहेगा। एक और दिग्गज हैं जम्मू कश्मीर में जिनकी हार हुई है, वो हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार चौधरी ने उन्हें 7,819 वोटों से हराया है। बीजेपी लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि राजौरी जिले की इस सीट पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है और 2014 के चुनाव में रैना यहाँ से जीते थे। ही वॉज द फेस ऑफ बीजेपी इन जम्मू रीजन, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पर इस सारी परफॉर्मेंस और विश्लेषण से पहले सुनते हैं नेताओं के बयान। हमारे लिए अब जरूरी ये बन जाता है कि मरकज के साथ एक रिश्ता बनाएं, एक रास्ता कायम करें, ताकि जम्मू कश्मीर के जो मुश्किलात हैं, मुतालबे हैं, परेशानियां जो हैं, उनको हम हल करना शुरू करें। मैं जो हमारे पीडीपी के जो हमारे लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमें बहुत मुश्किल हालात के बावजूद वोट डाला, उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे यही अपील करूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहते हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से लोगों ने वोट किया एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए, तो जो इसमें गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं। अब 96 में नेशनल कॉन्फ्रेंस 60 सीटें, 2014 में 16 सीटें, ये उतार चढ़ाव आता रहता है। इसमें क्या करेंगे आप? लोगों की विक्ट्री है, लोगों की चॉइस है। आप नरेंद्र मोदी जी को जनता के ऊपर कॉन्फिडेंस है और जनता को भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कॉन्फिडेंस है। और ये इस चुनाव में हरियाणा में भी कांग्रेस मुक्त कर दिया है, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस मुक्त जम्मू कश्मीर हो गया। हरियाणा के क्रम में तो हमने आपसे विस्तार से राजनीति बतियाई, लेकिन जम्मू कश्मीर के क्रम में चुनाव होने के महत्व पर बात करना ज्यादा जरूरी है। ये चुनाव क्यों खास है, इसके लिए आपको एक रिकैप करना पड़ेगा, थोड़ा सा पुनरावृत्ति। 6 साल पहले सरकार थी जो समय पूर्व गिर गई, क्योंकि नंबर का जो आंकड़ा था वो गड़बड़ा गया, और उसके बाद से जनता कर रही थी इंतजार। जी, जम्मू कश्मीर में आखिरी विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुए थे। किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था और लंबे मंथन के बाद मार्च 2015 में असंभव सा हुआ, पीडीपी भाजपा सरकार बनी, मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री का पद मिला बीजेपी को। जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन होता है, कुछ महीने का स्टेलमेट, उसके बाद महबूबा सीएम बनती हैं। पर कुछ ही दिनों में कई मसलों पर पीडीपी और भाजपा में खटपट शुरू हो जाती है, और इसका अंततः परिणाम क्या होता है? जून 2018 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। तब से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और हो रहा था चुनावों का इंतजार। 6 महीने के राज्यपाल शासन का अंत हुआ, जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा और ये अनुच्छेद 370 के निष्प्रभावी किए जाने तक प्रभावी रहा। सरकार ने तब कहा कि जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य नहीं है, लद्दाख अलग है, एक यूटी है, जम्मू कश्मीर भी एक यूटी है, जिसमें आगे चलकर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा और विधानसभा भी अलग होगी, और होंगे इसके लिए सही समय पर चुनाव। बीजेपी के नेतृत्व में जब दूसरी एनडीए सरकार ने यह पहला बड़ा फैसला लिया
370 को निष्प्रभावी करने का 5 अगस्त 2019 को तब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया था कि अब जम्मू कश्मीर के बेहतर दिन शुरू होंगे, योजनाओं को ज़्यादा व्यापक ढंग से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। साथ ही ये भी कि अब ये यूनियन टेरिटरी है, यानी गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में कमान होगी। जब यहाँ पर खांटी भाजपा नेता और मोदी मंत्रिपरिषद में 2014 से 19 के कार्यकाल में मंत्री रहे मनोज सिन्हा को तैनात किया गया, तब भी ये समझ में आ गया था कि बीजेपी और केंद्र सरकार एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहती है, इसलिए परंपराओं से उलट किसी रिटायर्ड फौजी या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को कमान सौंपने के बजाय एक पॉलिटिशियन को वहां पर भेजा गया है। इन सबसे इतर केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक कई सुनवाइयां भी पहुंची थीं और पिछले साल 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के 370 को हटाने के फैसले को सही ठहराया था। इस फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि कोर्ट चुनाव आयोग को सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाने का निर्देश देता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले राज्य में चुनाव की तैयारियों का काम जारी था। परसीमन इसका एक हिस्सा था। 6 मार्च 2020 को एक परसीमन आयोग का गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट आने के बाद मई 2022 में चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 90 कर दी गई थी। लद्दाख क्षेत्र की 4 सीटों के साथ पहले कुल 87 सीटें होती थी। परसीमन से जम्मू क्षेत्र की विधानसभा सीटें 37 से बढ़कर 43 हो गई थी और कश्मीर की 46 से बढ़कर 47। इन 90 सीटों में अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 7 और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए 9 सीटें आरक्षित की गई थी। इन 90 सीटों के अलावा उपराज्यपाल विधानसभा में 5 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, ये भी व्यवस्था की गई। यानी विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 95 होगी, इलेक्टेड 90 होंगे। कट टू 2024 विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ लड़ने आए। बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरी। पिछली बार की तरह इस बार भी जम्मू डिवीजन में बीजेपी का प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक रहा। पिछली बार बीजेपी ने जम्मू डिवीजन की 25 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार 6 सीटें जम्मू क्षेत्र में बढ़ी, बीजेपी की सीटें बढ़कर 29 हो गई। हालांकि आर्टिकल 370 हटने और विकास के तमाम दावों के बावजूद कश्मीर घाटी में पार्टी का खाता नहीं खुला। ऐसा क्यों हुआ, हमने पूछा एक्सपर्ट से। 370 हटा और उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो है डाउनग्रेड किया गया यूपी में, ये दोनों चीजें जो है लोगों को पसंद नहीं आई और कहीं ना कहीं ये एक जज्बात से जुड़ा इशू बन गया। हालांकि 5 साल में बीजेपी ने काफी कोशिश की नए कश्मीर का जो एक इमेज है वो बने और जो डेवलपमेंटल काम है, इन्वेस्टमेंट्स हैं और टूरिज्म को लेके बात की कि टूरिज्म भी कितना बढ़ गया है। हालात जरूर ठीक हुए, स्टोन पेल्टिंग कम हो गई, खत्म हो गई, टेरर रिलेटेड इंसिडेंट कम हुए, लेकिन लोगों को बीजेपी समझाने में नाकाम रही कि 370 जो है उनकी इज्जत से जुड़ा मसला नहीं, एक जो है फायदेमंद चीज नहीं बल्कि एक श्राप है और एक धोखा है। और यही चीज जो है बीजेपी को कश्मीर में कुछ करने से जो है एक तो उसको रोक दिया और दूसरी चीज जो वोट डिवाइड करने की कोशिश लोगों को लगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ये बात अच्छे से लोगों की तरफ ले गई कि बीजेपी रशीद को बाहर छोड़ दिया, बीजेपी अलग अलग तरीके से A टीम B टीम C टीम के तरीके से वोट काटना चाहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करना चाहती है, जम्मू में जीत के जो है जम्मू का CM बनाना चाहती है, फिर एक बार कश्मीर को जो है सजा देना चाहती है। तो जम्मू कश्मीर में इस बार एक और पार्टी की बहुत चर्चा थी, अवामी इत्तेहाद पार्टी यानी AIP। पार्टी के मुखिया शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद जेल में रहते हुए इस साल बारामूला से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और उमर अब्दुल्ला को हराया था। इंजीनियर राशिद टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए उन्हें जमानत मिली तो विरोधियों ने कहा ये बीजेपी की B टीम है। राशिद की रैलियों में हजारों लोग पहुंच रहे थे। कई जानकार कह रहे थे कि AIP कश्मीर चुनाव में खेल कर सकती है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की संभावनाओं को कमजोर कर सकती है। पर जब नतीजे आए तब क्या हुआ, सिर्फ 1 सीट जीत पाए, वो भी इंजीनियर राशिद के भाई लंगेट से। इसकी वजह समझते हैं एक्सपर्ट से। जब तक इंजीनियर जेल में थे, इमोशन और सिंपैथी इनके साथ में थी। जो ही वो रिलीज हुए वो डिसिपेट हो गया और उसकी वजह ये भी है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये जो इंजीनियर रशीद मैदान में आए हैं, इट्स अ डेलिब्रेट प्लॉय ऑन पार्ट ऑफ दिल्ली टू फ्रैक्चर द मैंडेट। कहीं ना कहीं वो जो नैरेटिव है कि प्रॉब्ली ही इज B टीम ऑफ बीजेपी कहीं रेजोनेट कर गया वोटर्स के साथ। इसीलिए हमने देखा कि जो इंजीनियर के भाई को छोड़कर कहीं पे भी जो अवामी इत्तेहाद पार्टी है वो नहीं जीत पाई। तो लंगेट उनका होम टाउन है, वहां से वो उनके भाई जीत
पाए हैं, लेकिन जैसे उन्होंने दावा किया था कि वो उमर अब्दुल्ला को गांदरबल से हराएंगे, वो मुमकिन नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि हम उमर अब्दुल्ला को बडगाम से हराएंगे, वहां पे भी उमर अब्दुल्ला जीत गए। तो वो जो उनकी कोशिश थी कि अब्दुल्ला मुफ्तीज को रिप्लेस किया जाए और नई पॉलिटिक्स को जन्म दिया जाए, वो नहीं हो पाया, क्योंकि लोगों को लगा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है वो मोर कॉन्क्रीट देन स्लोगन्स ऑफ इंजीनियर रशीद। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन होता है और साल 2002 में 20 सीटें मिलती हैं कांग्रेस को, 2008 में 17 और 2014 में 12। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी उम्मीदों से बहुत पीछे रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन जम्मू संभाग की सीटों में गठबंधन के लिए लगभग सिफर सा रहा, एक सिंगल डिजिट पर सिमट कर रह गई। कुल 6 सीटें जीत पाई। कांग्रेस का आकलन किस हद तक गलत था, इससे समझिए कि इन 6 सीटों में जम्मू संभाग में उसको सिर्फ 1 सीट मिली, बाकी 5 सीटें कश्मीर में। जम्मू की सीट राजौरी सुरक्षित विधानसभा, जहां पर कांग्रेस के इफ्तिकार अहमद ने भाजपा के विनोद कुमार को लगभग 1400 वोटों से हराया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन ग्राउंड पर फलीभूत हो पाने में असफल क्यों रहा? आला कमान के बीच साठगांठ हुई, पर ग्राउंड के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बात क्यों नहीं पनप पाई? ये वजह हमने पूछी पत्रकारों से। राहुल गांधी या उनकी टीम जो कैंपेन बीजेपी ने किया उसको मैच नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पर जैसे राहुल गांधी ने सुरनकोट में एक रैली की, एक रैली उन्होंने कठुआ सामा में की, एक जम्मू में की। अब आप देखिए यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह आते हैं, वो पीर पंचाल में 1 रात 2 रात गुजार के आते हैं, 8 हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद जाते हैं और रैलीज अटेंड करते हैं। दूसरी गलती जो कांग्रेस से हुई, उन्होंने ज्यादा फोकस कश्मीर पे रखा। हमने देखा कि राहुल गांधी ने उसी दिन सोपोर में इलेक्शन रैली को एड्रेस किया जिस दिन उमर अब्दुल्ला अपनी कैंडिडेट के लिए वहां पे सपोर्ट कर रहे थे। इसी तरह उन्होंने डूरू जो साउथ कश्मीर है वहां पे रैलीज की, जबकि कश्मीर में उनको ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि या तो वो खुद जीते या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती। लेकिन जहां पे फ्रेंडली कॉन्टेस्ट था बिटवीन एनसी एंड कांग्रेस, वहां पे भी कांग्रेस ने बहुत इन्वेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ रैलीज, इन टर्म्स ऑफ कैंपेन। और जम्मू के बारे में दे वर कॉम्प्लिसेंट, दे वर ओवर कॉन्फिडेंट कि एक एंटी बीजेपी वेव है एंड दे कैन इजीली इनकैश। हमने देखा कि सबसे जो उनके स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे चौधरी लाल सिंह उधमपुर से, वो हार गए हैं। राहुल गांधी कोई नए नरेटिव लेकर जम्मू के पास नहीं गए, वही उन्होंने कहा स्टेट हुड जो ब्यूरोक्रेसी है बाहर की, हम चाहते हैं कि लोकल्स हो, लेकिन कोई कॉन्क्रीट रोड मैप नहीं उन्होंने दिया जम्मू के लोगों को। नतीजे आने के बाद जश्न, जो जहां जीता उसके लिए बीजेपी के कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने ये कहा, हरियाणा ने भाजपा सरकार को प्रोत्साहित किया है, जम्मू कश्मीर ने भी भाजपा को प्रोत्साहित किया है। यह आशीर्वाद हमें और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं और मैं इसके लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता को भी फिर एक बार हृदय से बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलखिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। मैंने विकसित भारत के लिए 4 स्तंभों की चर्चा बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है। ये 4 स्तंभ किसान, युवा, महिलाएं और गरीब, जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, हम विकास को इन्हीं 4 धाराओं के, 4 स्तंभों के बलबूते पर देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी चुनाव को लेकर प्रतिक्रियाएं आई, उन्हें भी सुन लेते हैं। जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को, भारी बहुमत से उनको जिताया है। सरकार बनेगी, साझा कार्यक्रम होगा और पूरा प्रयास किया जाएगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस गठबंधन सरकार की प्राथमिकता यूटी को फिर से पूरे राज्य का दर्जा मिलना जरूरी। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं, उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। इस जनादेश की आपकी क्या व्याख्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जनता के आदेश को स्वीकार करिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही प्रत्याशा और अप्रत्याशित के बीच का खेल है, जो तमाम रणनीतियों, तमाम नारों, तमाम गुणागणितों को धता बताता है और अपने तई देता है जनादेश। इसलिए जब जब चुनाव होते हैं तब तब ललन टॉप आता है आपके बीच इस नारे के साथ, जिसका नाम है जय जनादेश। शुभ रात्रि।